हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 के बारे में। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 9 जो है कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति, ठीक है, या फिर सामर्थ्य कह सकते हैं, सामर्थ्य। तो चलिए आज की इस वीडियो का हमारा पहला टॉपिक है वर्क, यानी कि कार्य। ठीक है, तो कार्य होता क्या है, वर्क क्या होता है। जब आप किसी वस्तु पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, आप किसी वस्तु पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं और वो अपनी साम्य स्थिति से, अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट से थोड़ा डिस्प्लेस्ड हो जाता है, थोड़ा खिसक जाता है, थोड़ा विस्थापित हो जाता है, तो इसे घटना को हम बोलते हैं कि यहाँ पर कुछ कार्य हुआ है। ठीक है, कार्य क्या होता है, अगर हम किसी वस्तु पर कोई बल लगाकर उसे विस्थापित कर दे तो कहते हैं कि भाई कार्य किया गया है। कार्य बराबर होता क्या है, अगर हम किसी वस्तु पर Lf बल लगाते हैं और वो फोर्स की डायरेक्शन में s डिस्टेंस डिस्प्लेस्ड हो जाए, ठीक है, s डिस्टेंस, s दूरी विस्थापित हो जाए, तो W बराबर फॉर्मूला क्या होगा, F इंटू S, यानी वर्क इज इक्वल टू कार्य इज इक्वल टू फोर्स, ठीक है, यानी कि बल, और मल्टीप्लाई क्या, बल की दिशा में विस्थापन, डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, बल भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और स्केलर डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, W इक्वल टू F डॉट S, क्योंकि यहाँ पर कैसा प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट, तो W जो वर्क होगी वो कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर, यानी कि अदिश राशि। कैसी क्वांटिटी होगी, अदिश राशि। W बराबर क्या होगा, F डॉट S, बल यानी फोर्स और डॉट यानी मल्टीप्लाई किसकी, बल की दिशा में विस्थापन। ऐसे नहीं फोर्स तो लग रहा है इसमें और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस दिशा में नहीं, जिस दिशा में फोर्स लग रहा उस दिशा में जब डिस्प्लेसमेंट हो गए उसे बोलेंगे हम कार्य। ठीक है, तो W इक्वल टू F डॉट S। लेकिन हमने पढ़ा है, हमने अपनी अदिश राशि में पढ़ा है वेक्टर क्वांटिटी वाले फॉर्मूले में A डॉट B इक्वल टू होता है AB cos थीटा। ठीक है, तो यहां से हमारे और फॉर्मूला भी बन जाएगा, W इक्वल टू FS cos थीटा। W इक्वल टू कितना हो जाएगा, FS cos थीटा। ठीक है, यानी कि ये जो है, अगर से हम मान लीजिए कोई फोर्स लग रहा है और हम इसे क्या करें, इसे अगर इस तरह से कोई फोर्स लग रहा है तो हम इसे में हम क्या करेंगे, इसे हम दो घटकों में वियोजित कर लेंगे, F cos थीटा और F sin थीटा। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हम कौन से वाले लेंगे, F cos। इसका मतलब क्या है, F cos थीटा। जब जो अगर मतलब जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन में फोर्स ना होकर किसी और डायरेक्शन में हो तो हम क्या करेंगे, उसे टू कंपोनेंट में डिवाइड कर लेंगे। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इक्वल टू FS cos थीटा। ठीक है, केस फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अब cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो W की वैल्यू कितनी आएगी, FS। W की वैल्यू कितनी हो जाएगी, FS। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, आपने इस पर धक्का लगाया और आप इसे खिसकाकर यहाँ पर ले गए। ठीक है, आप इसे यहाँ पर ले गए तो W बराबर कितना होगा, F डॉट S, क्योंकि F भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 0 है, जिसके कारण W की वैल्यू कितनी होगी, FS। ठीक है, केस सेकंड, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब क्या होगा, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0।
अब cos 90 की वैल्यू 0 होगी तो सारी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, यानी W की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, मान लीजिए कोई एक आदमी है और वो क्या कर रहा है, सिर पर कोई वस्तु लेकर, उसके सिर पर कोई भी एक भार रखा है और वो इस दिशा में जा रहा है, यहां चला गया वो, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट की तो डायरेक्शन है ये, लेकिन इसने फोर्स लगाया हुआ है ऊपर की ओर, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो किया गया कार्य कितना होगा 0, ठीक है। कितना किया गया कार्य कितना होगा 0। अगर मान लीजिए खेत कोई आदमी खेत में जा रहा है और सिर पर कोई भी एक रोटी उठाकर घरों लिया हुआ है, तो किया गया कार्य कितना होगा 0, क्योंकि फोर्स किस तरफ लग रहा है ऊपर की ओर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ, एंगल हो गया 90 डिग्री। अब cos 90 की वैल्यू तो कितनी होगी 0 होगी, तो W इक्वल टू कितना होगा 0, ठीक है। केस थर्ड, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू 180 हो जाए तब क्या होगा, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, cos 180 की वैल्यू -1, ठीक है। अब -1 है तो W की वैल्यू कितनी होगी f इंटू -f, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कोई भी एक वस्तु है, यहाँ पर आनत तल पर रखी हुई है, किसी झुके हुए तल पर रखी हुई है, किसी इंक्लाइन प्लेन पर रखी हुई है। अब वस्तु तो इस तरफ चल रही है और हम इसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं इस ओर, यानी फोर्स तो है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और ये लग रहा है इस डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट में है, यानी दोनों के बीच का है तो मतलब 180 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो कार्य होगा, क्योंकि फोर्स ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो हमारी वर्क की वैल्यू कैसी आएगी माइनस क्या है, ठीक है। ये तो हमारा वर्क, इससे हमें 3 बात पता चली। अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो W की वैल्यू कैसी आ रही है पॉजिटिव, ठीक है। W इक्वल टू क्या है F डॉट S, F S cos थीटा। पहली तो बात क्या है, अगर थीटा की वैल्यू कैसी है 0, तो W की वैल्यू कैसी आ रही है पॉजिटिव, ठीक है। दूसरी बात, अगर थीटा की वैल्यू 90 है तब W की वैल्यू कैसी है, W की वैल्यू कितनी आएगी 0, ठीक है। और अगर तीसरी बात, अगर थीटा की वैल्यू 90 से तो बड़ी हो और 270 से छोटी हो, ठीक है, तो इस स्थिति में हमारी W की वैल्यू कैसी आएगी, W की वैल्यू कैसी आएगी नेगेटिव, ठीक है। इसे भी हम ऐसे कह सकते हैं, अगर थीटा की वैल्यू 0 से तो बड़ी हो और 90 से छोटी हो तो W की वैल्यू कैसी आएगी पॉजिटिव, ठीक है। ये हमारे 3, ये किसके लिए है, ये तब बात है जब हमारा जो फोर्स है वो एक कांस्टेंट फोर्स लगा हुआ हो, ठीक है, ये नहीं कि भाई फोर्स अलग अलग लगा हुआ है, उसके लिए हम अगले टॉपिक में बात करेंगे। तो फिलहाल कार्य बराबर क्या हुआ, कार्य बराबर हुआ बल, फोर्स और मल्टीप्लाई बल की दिशा में विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पर, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ठीक है, यानी परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए इसे मैं ग्राफ से समझा रहा हूं, मान लीजिए कोई वस्तु है और आपने डिस्प्लेसमेंट इसका जो है x1 से x2 पर चली गई, ठीक है, यहाँ x1 स्थिति थी इसकी, यहाँ पर x2 पोजीशन, ठीक है, और आप जो इस पर फोर्स लगा रहे हो वो भी क्या है बदल रहा है, ठीक है, यहाँ पर कुछ और फोर्स लग रहा है, यहाँ पर कुछ और लग रहा है, यहाँ पर कुछ और, तो इस स्थिति में क्या होगा, जो हमारा वर्क डन भी होगा वो अलग अलग फोर्स के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। भाई मान लीजिए ऐसे लेकर गए, ठीक है, इस डायरेक्शन में हम फोर्स को नाप रहे हैं, इस डायरेक्शन में हम x1
इस दिशा में हम x को नाप रहे हैं, ठीक है। ये स्थिति x1 है और ये वाली x2, ठीक है। ये यहाँ पर ये फोर्स के वैल्यू है, यहाँ F1 हो जाएगा, यहाँ पर F2, ठीक है। तो जो हमारा वर्क डन होगा भाई W बराबर क्या होता है F इंटू एस, ठीक है। इस स्थिति में हम क्या करते हैं, हम पहले एक बहुत छोटा सा घटक ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसका स्मॉल कंपोनेंट ले लेते हैं, जिसे हम बोलेंगे dx, ठीक है। अब dx ले लिया, ठीक है। मान लीजिए हमने जो इस पर फोर्स लगाया हुआ है वो F है, कितना है F है, तो W की वैल्यू कितनी हो जाएगी F डॉट dx, ठीक है। और चूंकि बहुत ही स्मॉल के लिए निकाल रहे हैं तो W की वैल्यू भी कितनी होगी, स्मॉल ही होगी, dW होगी, ठीक है। अब अगर हमें पूरा का पूरा फॉर्मूला कैलकुलेट करना पड़े तो हम क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, dW F डॉट dx, ठीक है। और कहां से कहां तक गई, x1 की x की लिमिट टेकनी है x1 से x2, तो लिमिट क्या हो जाएगी x1 से x2। और कार्य कितना हुआ हमारा, पहले कोई कार्य नहीं था, फिर W हो गया, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो W हो जाएगा, इसका हो गया W एक तो हमारा फॉर्मूला यही बन गया x1 से x2, ठीक है। और एक फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा जब हम इसे सोल्व करेंगे, W F बार dx का dx x1 से x2, इसका हमने किया इंटीग्रेशन तो हो गया x लिमिट्स x1 से x2, और फिर हमने यहाँ पर इसकी लिमिट रख दी तो f x2 माइनस x1, ठीक है। ये आ गया हमारा वर्क डन। कब, जब जो फोर्स है वो एक वेरिएबल फोर्स हो, एक परिवर्ती बल हो, अलग अलग बल हो, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला हमारा टॉपिक है एनर्जी। तो एनर्जी क्या होती है, ऊर्जा। भाई कार्य करने की जो अक्षमता होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। किसी भी कार्य को करने की जो अक्षमता होती है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, क्या कहलाती है, एनर्जी, इज कॉल्ड एनर्जी। तो कार्य करने की अक्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। दो प्रकार की होती है, यहाँ पर हम दो प्रकार की बात ऊर्जाओं की बात करेंगे। पहली है गतिज ऊर्जा, और दूसरी है स्थितिज ऊर्जा। यानी कि काइनेटिक एनर्जी, और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो गतिज ऊर्जा किसे बोलते हैं, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की बात करूं। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, यानी कि भाई मान लीजिए कोई वस्तु है, तो सबसे पहली तो बात गतिज हो रही है, मतलब गतिज ऊर्जा है, गति आ रही है नाम में, तो इसका मतलब उसकी गति के कारण, उसके गति, किसी वस्तु की उसकी गति के कारण जो उसकी ऊर्जा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी गतिज ऊर्जा बोलते हैं। मान लीजिए ये द्रव्यमान की कोई वस्तु है और ये गति कर रही है विद वेलोसिटी v वेग से, ठीक है। तो इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी k से डिनोट करते हैं, k इक्वल टू क्या होगा, k इक्वल टू होता है 1/2 mv², यानी कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के वर्ग के गुणनफल के आधे को उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। द हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, ठीक है। किसी वस्तु का क्या, उसका द्रव्यमान, मास और वेलोसिटी, वेग का स्क्वायर के गुणनफल का हाफ क्या कहलाएगी, उसकी गतिज ऊर्जा, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा। उसकी स्थिति के कारण, किसी भी वस्तु की स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है उसे हम बोलते हैं उसकी स्थितिज ऊर्जा। मान लीजिए कोई वस्तु है जो पृथ्वी से कितनी हाइट पर है, h हाइट पर है, ठीक है। अब ये h हाइट पर है द्रव्यमान की वस्तु, तो भार कैसा लगाएगी, नीचे mg लगाएगी, नीचे की ओर पर एक
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम U से डिनोट कर लेते हैं। U इक्वल टू होता है वस्तु का भार, वेट ऑफ द बॉडी एंड उसकी हाइट मल्टीप्लाई उसकी हाइट। तो U का फॉर्मूला क्या हो गया, mgh, ठीक है। और जो हमारी एनर्जी होती है टोटल एनर्जी, ठीक है, टोटल एनर्जी जो होती है कुल ऊर्जा जिसे बोलते हैं, उसे हम E से डिनोट करते हैं, होती है U प्लस K, यानी कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के योगफल को के एडिशन को हम बोलते हैं कुल ऊर्जा। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, mgh प्लस 1/2 mv स्क्वायर। ये हमारी एनर्जी का, कुल एनर्जी का, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा काइनेटिक एनर्जी। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, इसके डेरिवेशन को समझेंगे। ठीक है, चलिए काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। काइनेटिक एनर्जी से मैंने अभी बताया, किसी वस्तु की उसकी गति के कारण जो उसकी एनर्जी होती है, उसकी मोशन के कारण उसकी जो एनर्जी होती है, उसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या होता है इसका, 1/2 mv स्क्वायर। इसी फॉर्मूले के डेरिवेशन के बारे में हम बात करेंगे। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है फोर्स का, F इक्वल टू क्या, ma, ठीक है। ऐसे लिख लेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं F इक्वल टू ma, और यहाँ से ही अगर a की वैल्यू निकाल लो तो कितनी हो जाएगी, a इक्वल टू F अपॉन m, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब गति की तीसरी समीकरण लेंगे, ठीक है। कौन सी समीकरण, तीसरी समीकरण, गति की तृतीय समीकरण से, फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति की कौन सी समीकरण लेंगे, तीसरी। कौन सी थी, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2as, क्या, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। मान लीजिए कोई एक वस्तु है, वो यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, ठीक है, यानी यहाँ पर वो क्या है, यहाँ पर वो बिल्कुल रेस्ट में है, विराम में है, तो u की वैल्यू कितनी होगी, 0, और यहाँ पर जाते जाते उसका वेलोसिटी v हो गया, उसमें एक्सेलरेशन a हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमने चलना प्रारंभ किया तो u की वैल्यू कितनी है, 0, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू 2as, कितना, 2as, ठीक है। चलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे किसकी, a की, तो v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू a की जगह f अपॉन m, सॉरी f अपॉन m इंटू s, ठीक है। m और 2 को इस तरफ लेकर आएंगे तो f इंटू s इज इक्वल टू 1/2, ये 2 तो बटे में चला जाएगा, और m मल्टीप्लाई में mv स्क्वायर, और जो f अपॉन s है ये किसकी वैल्यू है, w की, तो w इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, और यही W जो है यही हमारी एक गतिज ऊर्जा के रूप में, ये जो वर्क डन है यही गतिज ऊर्जा के रूप में हमारा संचित रहता है। इसी को हम बोलते हैं अपनी काइनेटिक एनर्जी, 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी के लिए डेरिवेशन। चलते हैं अगले टॉपिक पर, बात करेंगे आज। अगला टॉपिक हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होता है, सबसे पहले हम इसका डेरिवेशन समझेंगे, उसके बाद इसकी स्टेटमेंट को देखेंगे। कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा F इज इक्वल टू ma, ठीक है, F इज इक्वल टू ma, और एक फॉर्मूला आपने भी पढ़ा होगा W इज इक्वल टू F इंटू S, ठीक है। चलो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि पहली और दूसरी समीकरण से f की वैल्यू यहां पर रखेंगे तो w इक्वल टू क्या आ जाएगा,mas, इक्वेशन
थर्ड, कितना इक्वेशन थर्ड। अब देखिए फ्रॉम गति की तीसरी समीकरण लेंगे यहाँ पर भी, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तीसरी इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यू स्क्वायर को इस तरफ लेकर आएंगे, 1/2 v स्क्वायर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, 2 से इधर, अब हम क्या करेंगे, या तो ऐसे लिख लेंगे m/2 से दोनों ओर गुणा करने पर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय m/2 ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों ओर m/2 से गुणा करिए तो क्या आया, m/2 v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू m/2 इंटू 2as। 2 से 2 कट गया। ठीक है, इसके अंदर गुणा करेंगे 1/2 mv स्क्वायर 1/2 mu स्क्वायर इक्वल टू mas, और mas किसकी वैल्यू है, w की। ठीक है, देखिए ये भी काइनेटिक एनर्जी है, ये भी काइनेटिक एनर्जी है। इसे मैंने लिख लिया kf, इसे लिख लिया मैंने ki। ठीक है, जहां kf क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, अंतिम गतिज ऊर्जा, और u इनिशियल वेलोसिटी है तो इसे मैंने लिख लिया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। ठीक है, और इसे मैं लिख सकता हूं डेल्टा k इक्वल टू w। यही है हमारी कार्य ऊर्जा प्रमेय का जो मेन स्टेटमेंट है वो यहीं से आता है। क्या होगा हमारा कार्य ऊर्जा प्रमेय का स्टेटमेंट, कि भाई जो किया गया कार्य है, ठीक है, वो उसकी गतिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। ठीक है, यानी जो हमारा वर्क डन है वो किसकी फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी के रूप में ट्रांसफर हो जाता है। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या हुआ, डेल्टा k इक्वल टू w। ठीक है, यानी कि विराम, यानी किसी वस्तु को जो है गतिज अवस्था से वो मोशन कर रही है, और उसे हम यहाँ रेस्ट में लिया है। ठीक है, गतिज अवस्था से रेस्ट में, विराम में लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है वो उसकी गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यही है हमारी कार्य ऊर्जा प्रमेय। ठीक है, यही है हमारे कार्य ऊर्जा प्रमेय। इसे हम एक मेथड से और कर सकते हैं, उस मेथड को और देखेंगे। इसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन मेथड को देखेंगे, आपने फॉर्मूला पढ़ा है W इक्वल टू F इंटू ds। ठीक है, यहाँ पर मैं बहुत ही स्मॉल के लिए बात कर रहा हूँ, तो dw लिख लेंगे, dw इक्वल टू F इंटू ds। ठीक है, और F बराबर क्या होता है, dw इक्वल टू F बराबर क्या होता है, mv इंटू ds। ठीक है, और यहाँ पर हम a को भी लिख लेंगे क्या, dv अपॉन dt। ठीक है, ds को यहाँ पर और dv को उस तरफ लिख लेंगे, dw इक्वल टू m ds अपॉन dt इंटू dv, और ds अपॉन dt किसकी वैल्यू हो गई, वेलोसिटी की, तो mv dv। अब हम क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, कहां से कहां तक, 0 से w, और लिमिट्स क्या हो जाएगी, mv dv, u से v। ठीक है, वेलोसिटी की लिमिट क्या है, u से v। इंटीग्रेशन किया, इसका तो हो गया w, 0 से w, और m बाहर आ गया, कांस्टेंट है, v dv का कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2। मैथमेटिकल मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें इंटीग्रेशन के बारे में समझाया हुआ है। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 है वो, फिजिकल मैथमेटिक्स, उसमें ये देखना कैसे हुआ। तो लिमिट्स कैसे, u से v। अब लिमिट रखेंगे, पहले w की जगह w, फिर w की जगह 0। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर पहले v की जगह v, और फिर v की जगह u, 1/2 बाहर ले लेंगे, w इक्वल टू 1/2। ठीक है, या फिर ऐसे करेंगे, m से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 mv स्क्वायर 1/2 mu स्क्वायर। ठीक है, इसे मैंने लिख लिया kf फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इसे लिख लिया मैंने ki इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और w की वैल्यू कितनी हो गई, डेल्टा k। यानी कि जो हमारा कार्य है वो कहीं के रूप में संचित हो जाता है, गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, इन काइनेटिक एनर्जी के रूप में ट्रांसफर हो जाता है। ये था हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, चलते हैं अगले चैप्टर पर,
चलते हैं अगले टॉपिक पर, चैप्टर तो अभी बहुत रह रहा है। पावर आज का हमारा लास्ट हेडिंग है ये, पावर। ठीक है, आपने 9th में भी पढ़ा होगा। पावर क्या होता है? एक मशीन है, अगर वो मशीन 1 सेकंड में जितना कार्य करती है उसे ही हम बोलते हैं पावर। ठीक है, कोई भी मशीन 1 सेकंड में या कोई भी पर्सन 1 सेकंड में जितना वर्क डन करती है उसे हम बोलते हैं पावर। ठीक है, P से इसे डिनोट करते हैं, P इक्वल टू होता है W अपॉन T। ठीक है, और अगर हम सूक्ष्म की बात करें तो एक फॉर्मूला हमारा बन जाएगा dW अपॉन dt। ठीक है, इसकी यूनिट की बात करें, ठीक है, W की क्या होती है? जूल, और इसकी होती है टाइम की होती है सेकंड। ठीक है, यानी जो हमारी यूनिट होगी वो कितनी होगी? जूल पर सेकंड, ये फिर से हम बोलते हैं वाट। ठीक है, जूल पर सेकंड और वाट। तो पावर क्या हुआ? कोई भी मशीन या पर्सन या कार्य, ठीक है, कोई भी मशीन या कार्यकर्ता 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितना जितना कार्य करता है उसी को हम उस मशीन की क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं, सामर्थ्य अथवा शक्ति बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? सामर्थ्य अथवा शक्ति। ठीक है, लिख दिया मैंने, सामर्थ्य अथवा शक्ति बोलते हैं। ठीक है, ये था हमारा पावर। ठीक है, अगर हम वाट की डेफिनेशन बताए तो 1 वाट इक्वल टू कितना होगा? 1 जूल अपॉन 1 सेकंड। यानी अगर मशीन द्वारा किया गया कार्य 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया जाता है तो उस मशीन की जो हमारी पावर होगी वो कितनी होगी? 1 वाट। ठीक है, 1 वाट, या फिर ऐसे बोलेंगे कि भाई 1 वाट उस मशीन की पावर होती है जो 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है। ठीक है, 1W इक्वल टू कितना? 1 वाट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकंड। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा आज का टॉपिक पावर। ठीक है, थोड़ी यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा वर्क, तो वर्क की यूनिट होती है जूल। ठीक है, वर्क की एनर्जी कितनी होती है? जूल, क्योंकि W का फॉर्मूला था F इंटू एस, तो इसका एक फॉर्मूला, एक यूनिट और हो गई क्या? न्यूटन मीटर। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है तो न्यूटन मीटर। तो वर्क की यूनिट क्या हुई है? तो जूल या फिर न्यूटन मीटर। और डायमेंशन कितनी होगी इसकी? डायमेंशन होगी ml, फोर्स की कितनी होती है? mlt-2, और s की l, तो वर्क की होगी ml2t-2। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा एनर्जी। एनर्जी में हमने देखा वर्क डन के इक्वल टू एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो जो भी वर्क की डायमेंशन और यूनिट होगी वही हमारी एनर्जी की यूनिट होगी। यानी एनर्जी की यूनिट भी कितनी होगी? जूल, और डायमेंशन ml2t-2। ठीक है, जैसे W इक्वल टू डेल्टा के, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा। तो जो एनर्जी है वो किसके इक्वल टू है? वर्क के है। इसका मतलब जो एनर्जी, जो यूनिट वर्क की होगी वही यूनिट एनर्जी की होगी। और तीसरा हमने पढ़ा पावर। पावर क्या था? P इक्वल टू W अपॉन T। यूनिट क्या होगी? पहली थी जूल पर सेकंड। ठीक है, और या फिर वाट, जूल पर सेकंड या फिर वाट। ठीक है, और डायमेंशन कितनी होगी? इसकी डायमेंशन भी देख लेंगे। W की कितनी होती है? W की अगर यूनिट डायमेंशन देखें ml2t-2, और एक t आ गया। ठीक है, तो ऊपर जाकर माइनस पावर हो जाएगी, तो हो जाएगी ml2t-3। ये हो गई हमारी पावर की डायमेंशन। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का एक्सपेंशन, और वर्क एनर्जी थ्योरम और पावर के बारे में।